हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। थंबनेल से आपको पता चल चुका होगा आज का जो लेक्चर वो है लास्ट ईयर जो DSSB में पीजीटी पोल साइंस का पेपर हुआ था उसमें जो जर्नल मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं उनका इस वीडियो में सल्यूशन करवाया जाएगा। और ये वीडियो उन सभी के लिए प्रॉफिटेबल होगी जो DSSB के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एग्ज़ाम टीचिंग पोस्ट के लिए हो या नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए हो, चाहे वो PRT, TGT, PGT किसी भी लेवल की तैयारी कर रहा हो। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट लेक्चर हमारा। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। यदि 3 वर्षों में 1200 रुपये की धनराशि का ब्याज, यदि 3 वर्षों में 1200 रुपये की धनराशि का ब्याज 1000 रुपये की धनराशि के ब्याज से 120 रुपये अधिक है तो प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अपने से ये बोल रहा है कि जो 1200 रुपये पर अपने को 3 वर्ष के लिए ब्याज मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट, और 1000 रुपये पर जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा उन दोनों का डिफरेंस कितना है स्टूडेंट? 120 रुपये। ये अपने को दे रखा है, यानी 1200 रुपये पर जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है और 1000 रुपये पर जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है उन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल है? दोनों का डिफरेंस 120 के इक्वल है। अपने से पूछ रहा है कि इंटरेस्ट रेट बताइए, और आपको ध्यान है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक ही फॉर्मूला है, चाहे कोई भी क्वेश्चन बन जाए, चाहे कितना भी टफ बन जाए, सिंपल इंटरेस्ट का एक ही फॉर्मूला है। वो आपको ध्यान है कौन सा? SI, यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो P तो यहाँ क्या होता है? प्रिंसिपल। एक बार तो अपने को 1200 दे रखा है और एक बार कितना दे रखा है? 1000। और R तो अपने को पता करना है तो मैं R को R मान लेता हूँ, यानी इंटरेस्ट रेट को R ही मान लेता हूँ। और T दोनों में सेम दे रखा है, कितना दे रखा है? 3। और 100 तो अपने को पता ही है। तो सबसे पहले मैं 1200 पर सिंपल इंटरेस्ट निकालता हूँ। तो देखिए 1200 पर अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालता हूँ SI फर्स्ट, तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 1200। टाइम कितना दे रखा है? 3 वर्ष। और R को मैं R मान लेता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ से मेरे पास जो SI फर्स्ट निकलेगा वो 12 × 36, 36 R निकल जाएगा, 30 R। और अगर इसी तरह मैं 1000 पर सिंपल इंटरेस्ट निकालता हूँ तो SI2 निकालता हूँ, तो SI2 देखिए स्टूडेंट कितना निकलेगा? 1000 इंटू 3 इंटू R अपॉन 100। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी, यानी 30 R दे रखा है अपने को। अपनों ने पहले 1200 पर सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, फिर 1000 रुपये पर सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। इस पर तो निकला 36 R, इस पर निकला 30 R। और अपने को पता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल है? दोनों का डिफरेंस इक्वल है किसके? 120 के। तो अपने देखते हैं इसको आगे। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन को कर रखा है मैंने, पहले SI निकाल रखा है 36 R और SI2 निकाल रहा है 30 R। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल है स्टूडेंट? 120 के इक्वल है। अब आपको R की वैल्यू पुट करनी है। R बाय ऑप्शन आप रखोगे ना तो बहुत इजी होगा। बाय ऑप्शन रख के देखिए, आपको 1 सेकंड में उत्तर मिल जाएगा। इसको और भी काट सकते हो, 36, 30 और 120। ये किसके टेबल में आ रहा है? ये 6 के टेबल में आ रहा है। अगर मैं इसको काटूं तो ये 6R पर कट जाएगा, और इसको काटूं तो 5R पर कट जाएगा, और ये कितना पे कट जाएगा? ये 20 पर कट जाएगा। अब आप देखिए 6R माइनस 5R इक्वल टू 20। किस R पर ये मान अपने को 20 दे रहा है? तो मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। ऑप्शन अपने पास है 4, तो अपना था 6R माइनस 5R इक्वल टू 20। तो मैं पहला ही ऑप्शन रखता हूँ 20। तो अगर मैंने R का मान 20 रखा तो मैंने 6 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 120 आ गया, माइनस 5 को मैंने 20 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस किसकी इक्वल आ रहा है? 20 के। तो 20 और 20 दोनों बराबर आ गए, यानी हमारे जो R की वैल्यू है वो कितनी आई? 20 आ गई। तो यहाँ से पहले ही ऑप्शन में हमारा जो आंसर निकला है वो है 20। अब बाकी रख के देख लेना, किसी का भी अंतर 20 के इक्वल नहीं आएगा। मैं आपको एक ऑप्शन और रख के दिखाता हूँ, जैसे 10 रख के दिखाता हूँ। तो 6R माइनस 5R इक्वल टू 20 था, तो मैंने यहाँ 10 रखा, तो 6 इंटू 10 कितना आ गया? 60, और 5 इंटू 10 कितना आ गया? 50। तो 60 माइनस 50 कितने? तो 10। आना कितना चाहिए था? 20। यानी यहाँ से हमारा ऑप्शन ये गलत हो गया, हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कंबल को उसके क्रय से 25% अधिक अंकित किया जाता है, यानी ए ब्लैंकेट इज मार्क्ड एट 25% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस
और उसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद दुकानदार ने कंबल को 120 रुपये लाभ पर बेचा, तो कंबल का अंकित मूल्य बताइए। यानी ये ब्लैंकेट इज मार्क्ड एट 25% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस एंड आफ्टर अलोइंग ए डिस्काउंट ऑफ परसेंट 12 ऑन इट्स मार्क प्राइस, शॉपकीपर सोल्ड द ब्लैंकेट एट ₹180 प्रॉफिट, व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द ब्लैंकेट। ये क्वेश्चन अपने को बोल रहे हैं कि एक दुकानदार क्या करता है, किसी एक आर्टिकल पर उसके कॉस्ट प्राइस पर 25% ज़्यादा अंकित मूल्य एक अंकित कर देते हैं। यानी मान के चलिए ये एक ब्लैंकेट था, क्या था, एक ब्लैंकेट, इसकी कीमत 100 रुपये थी। कितनी थी? 100 रुपये। तो दुकानदार ने क्या किया, दुकानदार ने इसको 100 रुपये में खरीदा और अब उसको बेचेगा, तो उसको बेचने के लिए उसने कंबल पर 125 रुपये अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस अंकित कर दिया कि ये 125 रुपये का है। यानी 100 रुपये की चीज़ खरीदी और उसको 125 रुपये की बना दी। अब दुकानदार क्या करता है, कोई कस्टमर उससे खरीदने आया तो दुकानदार उसको कहता है कि मैं आपको इस अंकित मूल्य पर 12% की छूट दूंगा। कितनी दूंगा? 12% की छूट दूंगा। और जब उसने 12% की छूट दी तो दुकानदार को 180 रुपये का लाभ हुआ। तो कंबल का अंकित मूल्य बताइए, कंबल पर उसने कितने अंकित मूल्य बताया। ये तो मैंने आपको बताया 100 माना 125 हो गया, तो अपने इसी बेसिस पे करते हैं। तो देखिए, अगर मैं उसका कॉस्ट प्राइस 100 मानता हूँ, कितना मानता हूँ? 100, तो उसका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 125, क्योंकि उसने 25% ज़्यादा अंकित मूल्य किए और उसने कहा कि उसको 12% पर बेचा, 12% छूट पर बेचा। तो देखिए इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 125 है, 125 पर 12% की छूट दी, 12% छूट दी, यानी वो आर्टिकल कितने का पड़ा? 88% का पड़ा। तो 125 का 88 निकालूँ तो निकाल लेना स्टूडेंट, ये 5 पर कट जाएगा, ये 4 पर कट जाएगा, ये 22 पर कट जाएगा। तो 22 5 110, यानी उसका सेलिंग प्राइस कितना था, सॉरी कॉस्ट प्राइस कितना था? 100। मार्क प्राइस उसने कितना लिख दिया? 125। और मार्क प्राइस पर 12% की छूट दी, तो 12% छूट देने के बाद उसने उसको कितने में बेचा? 110 रुपये में, यानी 110 रुपये में बेचा। 100 रुपये की चीज़ खरीदी, 110 में बेच दी, तो उसे कितने का लाभ हुआ? 10 रुपये का। और वैसे उसको कितने रुपये का लाभ हो रहा है? 180 रुपये का। ये तो मैंने 100 माना था, 100 पर कितने का लाभ हो रहा है? 10 का। और वैसे कितने का लाभ हो रहा है? 180 का। तो दोनों को मैंने क्या रख लिया? बराबर रख लिया। तो देखिए यहाँ आपके सामने मैंने स्पेशल कर रखा है आपको, ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए। CP 100 माना हुआ है, MP 125, और सेलिंग प्राइस पर 12% डिस्काउंट दिया। 12% डिस्काउंट देने के बाद मेरा सेलिंग प्राइस कितना आ गया? वो आ गया 112। तो कितने रुपये का प्रॉफिट हो गया मुझे? 10 रुपीज़ का प्रॉफिट। तो 10 रुपीज़ का प्रॉफिट किसके बराबर होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? क्योंकि ये 10 रुपये का प्रॉफिट 100 पे माना है और उसको वैसे कितने का प्रॉफिट हुआ है? 180 का। तो दोनों को मैंने बराबर रख लिया। तो एक यूनिट का वैल्यू मान कितना आ गया? 18। और अपने से पूछा था कि उसका अंकित मूल्य कितना है, तो अंकित मूल्य कितना माना था? 125। तो 125 को मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका आंसर आ गया 2250 रुपये। कितना आ गया? 2250 रुपये। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी है, यानी द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 660 सेमी स्क्वायर। यदि उसकी त्रिज्या को इस प्रकार बदला जाता है कि क्षेत्रफल 75% कम हो जाता है, तो नई त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अपने पास एक गोला दे रखा है और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 616 सेमी। आप सुनते जाइए बात को, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या कहते हैं, उसकी अपने को पता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बनता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला था 4πr², यानी जितना भी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बदलेगा वो r के कारण बदलेगा। 4 तो कांस्टेंट है, 22 भी कांस्टेंट है, यानी ये चीज़ कभी बदल नहीं सकती। बदलेगा तो कौन? r बदलेगा। इस r के कारण कभी ना कभी क्या आया था? पृष्ठीय क्षेत्रफल आया था 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस r को 75% कम कर देते हैं, तो नया r बताइए क्या होगा। अब कुछ स्टूडेंट पता है क्या करेंगे, पहले बहुत लेंथी में ले जाएंगे। पहले करेंगे 4πr² इक्वल टू 616 सेंटीमीटर। यहाँ से r निकाल लेंगे, कितना भी आए, भले 7 आए भले 14 आए,
फिर उस आर को नए आर से कंपेयर करेंगे। अगर इस तरह करेंगे ना तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो उसने सीधा ही बोल रखा है अपने को कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने हैं, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको 75% कम कर देना है। अगर आर को मैं 75% कम करता हूँ तो क्षेत्रफल भी 75% कम हो जाएगा स्टूडेंट, सीधी सी बात है। तो आप डायरेक्ट ही ना 616 को 75% कम कर दो। तो अगर 616 था उसको 75% कम कर दिया तो पीछे बचा कितना, पीछे बचा 25%। तो 616 का 25% निकालता हूँ। आपको पता है 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। तो मैंने 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट ये 4 एकम 4, कितने बच के 2, 4 5 20 और 4 चौके 16। तो नया क्षेत्रफल कितना आ गया, नया क्षेत्रफल आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, आर को कम करते फिर जाते हैं। अब अपने को पता है कि आर को बदला है तो क्षेत्रफल भी तो कम होगा ना। तो मैंने क्षेत्रफल को डायरेक्ट 75% कम कर दिया। तो क्षेत्रफल पहले 616 सेंटीमीटर स्क्वायर था, अब 75% कम किया 75, तो रह कितना गया 25। तो मैंने 616 का डायरेक्ट 25 निकाल लिया। तो 25 कितना होता है 1/4। तो यहाँ से मेरा कितना रह गया 154। तो यानी अब मेरा क्षेत्रफल कितना आ गया 154। अब मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, आर निकाल सकता हूँ। तो ये देखिए अब मेरा क्षेत्रफल कितना है 1। अपने को पता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr² = 154। तो यहाँ से मैं आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो आर निकलेगा 154/4π। तो यहाँ से मैं पाई की वैल्यू रख के आर का मान इजीली से निकाल सकता हूँ। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ से अपने को सरफेस एरिया दे रखा था 616 सेंटीमीटर और रिड्यूस कर दिया 75, यानी 25 रह गया। 25 रहने के बाद कितना आ गया 154। और अब अपने को आर की वैल्यू चाहिए और अपने को पता है कि स्फीयर का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या था 4πr²। तो मैंने 154 को 4πr² के इक्वल रख लिया। तो यहाँ से मुझे आर की वैल्यू चाहिए थी तो आर को मैंने एक तरफ रख लिया और 154 अपॉन मैंने 4/5 रख दिया, मतलब 4π रख दिया। तो पाई की वैल्यू मैंने 22/7 रख दी। तो यहाँ से जब मैंने 22 7 154 7 पे काट दिया तो ऊपर तो बच गया 49, नीचे क्या बच गया 4। तो r² मेरे पास कितना बच गया, r² मेरे पास बच गया 49/4 और r बराबर कितना आ गया 49/4। यानी यहाँ से मेरे पास 7.5 आ चुका है। 7.5 का मतलब यानी 3.5। तो नया जो मेरे पास रेडियस आएगा वो कितना आएगा स्टूडेंट 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट। और आपको एक बात और बता देता हूं मैं, अगर आपने उसको 25% निकाल लिया था 154, तो यहां से आप बाय ऑप्शन 4πr² में आर का मान रख के देख लेते हैं किसका मान 154 आ रहा है। और मैं आपको एक ट्रिक और बताता हूं, आर का मान हमेशा अगर पहले रखना हो ऑप्शन तो आप हमेशा 7 की टेबल में रखना, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है तो 7 से 7 इजीली कट जाता है। तो यहाँ से आप बिना देखे एक तो 3 सेमी और 2.5 सेमी मतलब एलिमिनेट कर सकते थे। अपने पास दो ही ऑप्शन थे 3.5 और 4.2 जो 7 की टेबल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पुरुष द्वारा 40 किलोमीटर प्रति आवर की गति से कार द्वारा 200 किलोमीटर की दूरी तय करते समय, यानी इस लाइन में अपने को बोल रहा है वो कि एक व्यक्ति है उसको 200 किलोमीटर की दूरी टोटल तय करनी है और वो भी स्पीड क्या होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए 40 किलोमीटर प्रति आवर्स। यानी उसकी डिस्टेंस तो कितनी है 200 किलोमीटर और उसकी स्पीड कितनी है 40 आवर्स। अब आगे देखिए, उसकी कार आधी यात्रा पर खराब हो जाती है, यानी 200 किलोमीटर तो उसे दूरी तय करनी थी, आधी यात्रा पर खराब हो जाती है, यानी वो दूरी कितनी तय करता है 100 किलोमीटर। आप देखते जाइए, क्वेश्चन को स्प्लिट करते रहिए। वह अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए शेष दूरी बस द्वारा पूरी करता है। यदि गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसे 4.5 घंटे का समय लगता हो तो बस की गति ज्ञात कीजिए। अब मैं क्वेश्चन को दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बस वर्ड ही बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन बड़ा है, बाकी क्वेश्चन तो 1 मिनट का है। वो कह रहा है कि एक व्यक्ति है, उसको ए से बी स्थान पर पहुंचना है और ए से बी स्थान की दूरी है 200 किलोमीटर
और उसको 4.5 घंटे लगते हैं। कितने? 4.5 घंटे। और उसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति हावर्स। ये नॉर्मली कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, देखना आप। 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, 4.5 घंटे लगाने हैं और उसकी स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति हावर्स। अब वो क्या करता है, ए से चलना स्टार्ट करता है और आधी दूरी पर उसकी कार खराब हो जाती है। यानी टोटल दूरी कितनी है? 200 किलोमीटर, और आधी दूरी पर उसकी कार खराब हो जाती है 100 किलोमीटर पर। अब मेरे को बता दो, उसको 4.5 घंटे लगाने हैं, उसने 4.5 घंटे में से 100 किलोमीटर तो दूरी तय कर ली। बताओ कितने टाइम में दूरी तय की? अगर उसकी स्पीड 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर चल रहा है तो 2 घंटे में कितना चलेगा? 80। और आधे घंटे में कितनी चलेगा? 20। यानी वो 2.5 घंटे में 100 किलोमीटर चलता है। अब उसके पास घंटे कितने रह गए? 2 घंटे रह गए। और स्पीड और डिस्टेंस कितनी रहेगी? 100। यानी उसके पास दूरी तो रहेगी 100 किलोमीटर और टाइम रह गया 2 घंटे। तो बताओ 1 घंटे में वो कितना चलेगा? 50 किलोमीटर। तो यानी उसकी स्पीड पूछी थी, तो उसकी स्पीड कितनी होगी? 50 किलोमीटर प्रति हावर्स। अब मैं आपको दोबारा फिर समझा देता हूँ बाय डायग्राम से। तो ये देखिए, टोटल डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। कितनी है? 200 किलोमीटर। और टाइम टेकन लेना है अपने को 4.5 घंटे। तो वो पहले हाफ डिस्टेंस, उसने कहा कि आधे रास्ते में कार खराब हो जाती है आधी दूरी तय करने पर। तो यानी 100 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने तय की और टाइम कितना लिया? 2.5 घंटे। अब आपको पता चला 2.5 घंटे कैसे लिया? उसने खुद ने बताया था कि उस कार की स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति हावर्स। हावर का मतलब क्या? 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर चल रही है, तो 100 किलोमीटर कितने में चलेगी? 40 घंटे में, 40 किलोमीटर 1 घंटे में, फिर 40 किलोमीटर 2 घंटे में, 80 तो होगी, पीछे रही कितनी? 20। तो यानी आधा घंटा और लेगी, तो यानी 2.5 घंटे में वो 100 किलोमीटर चल रही है। तो पीछे रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी रहेगी? 100। और टाइम कितना रहेगा? 2 घंटे। अब आप पूछोगे 2 घंटे क्यों? क्योंकि उसका टाइम कितना था टोटल? 4.5 घंटे। इसमें से 2.5 घंटे तो यूज़ कर लिए, पीछे कितना रह गया? 2 घंटे। और आपको सिंपल सा एक बेसिक फॉर्मूला पता है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 100। टाइम कितना है? 2। तो कट जाएगा 50 किलोमीटर। 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर चलेगा, तभी तो 2 घंटे में वो 100 किलोमीटर चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, यदि एक वर्ग को 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त द्वारा परिबद्ध किया जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? अब अपने को ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? एक वर्ग है, अपने पास एक वर्ग दे रखा है, ठीक है स्टूडेंट। इस वर्ग को क्या करना है? एक वर्त द्वारा कवर करना है। उस वर्त की त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। एक वर्त अपने को इस प्रकार कवर करना है और उस वर्त की त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपको वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। कितना होता है? भुजा स्क्वायर। अगर आपको वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए तो भुजा का मान चाहिए, यानी साइड चाहिए, और साइड अपने पास है नहीं, तो इनडायरेक्टली अपने साइड को लेंगे, कैसे ना कैसे करके निकालेंगे। और निकालने का तरीका देखिए, उसने खुद ने बोला है कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर है, मैंने स्क्वायर बना लिया, इसके चारों ओर मैंने एक वृत्त बनाया। उसने खुद ने बोला है कि एक वृत्त बनाना है परिबद्ध, और उस वृत्त की त्रिज्या कितनी लेनी है? 6 सेंटीमीटर। तो मैंने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या मान ली। ये कितनी है? 6 सेंटीमीटर। अगर मैं त्रिज्या को दुगना कर देता हूँ तो ये त्रिज्या दुगनी होती है। दुगने को क्या बोलते हैं? त्रिज्या का दुगना। 2 गुना क्या कहलाता है? डायामीटर, यानी व्यास। तो उस वर्त का व्यास कितना हो जाएगा? 12। और आप यहां से देखिए, ये वर्त का व्यास है और ये वर्ग का क्या है? विकर्ण, जिसको बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं? डायगोनल। और यहां से एक कॉन्सेप्ट निकलता है, एक अवधारणा है कि द डायामीटर ऑफ सर्किल, यानी वर्त का व्यास किसके बराबर होता है? डायगोनल ऑफ स्क्वायर, यानी वर्ग के विकर्ण के बराबर होता है। यहां से अपने बता सकते हैं कि जो वृत्त का व्यास है, यानी डायमीटर ऑफ सर्किल, डायमीटर ऑफ सर्किल कितना निकल गया? 12। क्योंकि 6 तो त्रिज्या थी, त्रिज्या का डबल क्या होता है? रेडियस का डबल होता है डायमीटर। तो 6 का डबल क्या होगा? 12। वो किसके बराबर होगा? डायगोनल ऑफ स्क्वायर, सॉरी डायगोनल ऑफ स्क्वायर, वर्ग के विकर्ण। अब वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? √2 इंटू ए का मतलब साइड, ए का मतलब साइड, √2 इंटू साइड। यहां से अपने साइड निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं बच्चों? साइड निकाल सकते हैं। उसने खुद ने कहा द डायमीटर ऑफ सर्किल इक्वल किसके बराबर होता है? डायगोनल ऑफ स्क्वायर के। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना निकल गया?
√2 इंटू साइड किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा द डायमीटर ऑफ सर्किल। डायमीटर ऑफ सर्किल कितना है? 6 तो रेडियस थी, तो डायमीटर डबल हो जाएगा 12। तो यहाँ से मैं साइड निकाल सकता हूँ स्टूडेंट। साइड निकाली तो कितना आ जाएगा? 12/√2। 12/√2। तो यहाँ से स्टूडेंट मैं साइड निकालूँ तो साइड निकलती है स्टूडेंट मेरे पास √2 तो मैंने √2 और √2 का ऊपर गुना कर देता हूँ ताकि ये √2 और √2 कितने बन जाएंगे? ये 2 बन जाएंगे। 2 को इस पे काटूंगा तो कितनी निकल जाएगी? तो साइड निकल जाएगी 6√2। कितनी निकल जाएगी? 6√2। तो देखिए आपके सामने मैंने कैलकुलेशन कर रखी है। तो डायमीटर ऑफ सर्किल, डायगोनल ऑफ स्क्वायर ये बराबर होंगे। तो यहाँ से ए यानी साइड का मान निकल जाएगा 6√2। अब अपने लास्ट में उससे पूछा है अपने से कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर क्या होगा? अपना स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का साइड की स्क्वायर। तो साइड निकली थी 6√2, इसकी स्क्वायर कर दूंगा। तो यानी जब मैं स्क्वायर का मतलब क्या होता है? आपस में 2 बार गुना करना। 6√2 को 6√2 से गुना करूंगा तो 6 कितने होते हैं? 36। और √2 और √2 कितने होते हैं? 2। तो यानी कितना निकल गया? 72। तो हमारा एरिया कितना निकल गया? 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे जो पीजीटी के क्वेश्चन है, आप याद रखना टीजीटी और पीजीटी में एक ही डिफरेंस है। जहां टीजीटी का क्वेश्चन खत्म होता है जस्ट अगला स्टेप पीजीटी का होता है। कई बार अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर मैं पीजीटी का पेपर दे रहा हूं तो मुझे टीजीटी के पेपर लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए प्रैक्टिस के लिए? बिल्कुल लगाने चाहिए। कि जहां अगर आपका ये टीजीटी का क्वेश्चन होता तो टीजीटी के क्वेश्चन में वो यहां खत्म कर देता कि मुझे स्क्वायर की साइड बताइए, लेकिन स्क्वायर की साइड तो अपने निकाल ली 6√2, लेकिन उसने एक अगला स्टेप पूछ लिया कि मुझे स्क्वायर का एरिया बता दो। याद रखना जहां टीजीटी का क्वेश्चन खत्म होता है जस्ट अगला स्टेप वो पीजीटी में पुट कर देता है। और ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे। आपका एक काम है, आपको जितने भी मेरे वीडियो बन रहे हैं अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपका फीडबैक जरूर दीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और लास्ट ईयर जिन जिन स्टूडेंट ने मुझसे पढ़ा था काफ़ी बच्चों के सिलेक्शन हुए, ऐसे तो मैं नहीं बोलूँगा सारे बच्चों के सिलेक्शन हुए, तो एक बार नीचे कमेंट कर देना कि लास्ट ईयर कौन पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बहुपद x-3 द्वारा विभाज्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल इज डिविजिबल बाय x-3? अब आपको एक बात समझ आनी चाहिए कि ये क्वेश्चन जितने भी मैं करा रहा हूँ 10वीं की बुक में मिल जाएंगे, 10th क्लास की बुक में। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से शानदार है ना, अच्छे हैं तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन को बना सकते हो। किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ इतने अच्छे लेक्चर आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, लेकिन उन लेक्चर की तब तक कोई वैल्यू नहीं है जब तक आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को नहीं लगाओगे। बहुत सारे वीडियो DSSB के लिए बन रहे हैं और इतने शानदार बन रहे हैं, लेकिन जब तक वो आपके सिलेबस से कनेक्ट नहीं होंगे तो वो जो वीडियो है वो आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रहेंगे। बहुत सारे लोग उनको पता ही नहीं कि सिलेबस करवाना क्या है। तो अपने देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते आपका। कह रहा है कि कौन सा बहुपद, आपको बहुपद तो पता है पॉलिनोमियल्स क्या होंगे, कहता कौन सा ऐसा बहुपद है इनमें चारों में से जो x-3 उसको पूरा डिविजिबल करता है, यानी अगर मैं काटूं तो पूरा कट जाए, कोई रिमाइंडर नहीं रहना चाहिए। तो ऐसा कौन सा है? एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर कोई पॉलिनोमियल, ये 4 पॉलिनोमियल है, अगर इनको ये डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि इसका एक फैक्टर होगा। अब फैक्टर बात आई थी, फैक्टर क्या होता है? फैक्टर की बात मैं अगर आपको समझाऊं, मान के चलिए एक क्वेश्चन 6 है, 6 के फैक्टर कौन होंगे? एक तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। इट मीन्स फैक्टर का मतलब है कि जिस नंबर का फैक्टर निकाल रहे हैं वो कौन कौन से टेबल में आता है। तो उसी प्रकार अपने को ये बताना है कि x-3 किस पॉलिनोमियल के टेबल में आता है। तो अगर फैक्टर, अगर मान के चलिए 6 के अपने पास फैक्टर है 1 2 3 4, 1 2 3 6,
तो ये जितने भी फैक्टर हैं वो 6 को पूरा पूरा काटेंगे, काट रहे हैं ना। तो देखिए 6 भी पूरा पूरा डिविजिबल कर रहा है, 1 भी कर रहा है, 2 भी कर रहा है, 3 भी कर रहा है, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं बच रहा है। तो उसी प्रकार जब x-3 इनमें डिवाइड करेगा तो कभी भी रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर ऑलवेज 0 बचेगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि डिविजिबल है, इट मीन्स कि x-3 को आपको 0 को इक्वल रखना है, x-3 को आपको 0 को इक्वल रखना है, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3। और आपको देखना है कि ऐसा कौन सा पोलिनोमियल है जो x इक्वल टू 3 पर 0 होता है। जो 0 हो गया ना स्टूडेंट, वो आपका ऑप्शन है, वो आपका ऑप्शन है। अब आप पूछोगे x-3, क्योंकि x-3 को डिविजिबल है। याद रखना जो भी फंक्शन दे रखा होगा, जो भी पोलिनोमियल दे रखा होगा जो डिविजिबल करता है, उसको 0 के इक्वल रख लो हमेशा। तो मैंने 0 के इक्वल रखा, तो यहाँ से 3 उधर चल जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो आपको 3 रखना पड़ेगा। तो मैं पहले इसमें 3 रखता हूँ, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दूँगा, 3। तो यहाँ x की 4 है, तो मैंने 3 की 4 लिख दी। तो यहाँ 8 और x की 3 की स्क्वायर लिख दी, फिर 3 आ गया, फिर 7 आ गया। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, 3 की 4 कितना था, 81। यहाँ 3 की स्क्वायर कितना था, 9। 8 नहीं में 72, -3 -7। ये प्लस क्या, ये सारे माइनस के हैं। 72 और 3 कितने होते हैं, 75। 75 और 7 कितने होते, 82। 81 में से 82 गए तो -1 बचता है। बचना कितना चाहिए था, 0। जहाँ 0 बच गया वो आपका ऑप्शन होगा। ये देखियो मैंने हर ऑप्शन में मैंने 3 रख रखा है, इसमें भी मैंने 3 रखा। तो देखिए 3 और यहाँ x की कितनी है, क्यूब। x की क्यूब मतलब 3 की क्यूब। 3 की क्यूब कितने होते हैं, 27 माइनस 6 इंटू 3 की स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 माइनस 9। यहाँ 27 या 81, इसको ओपन करूँगा तो 9, 9 छिका 54, इसको ओपन करूँगा तो 12, इसको ओपन करूँगा तो 9। 54 और 12 कितने होते हैं स्टूडेंट। इस प्रकार आप इनको कैलकुलेशन कर सकते हो, आपको मिल जाएगा कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, सॉरी 5 थी 15, यहाँ 15 आ जाएगा। तो आप इनको अगर कैलकुलेशन करते हो, 54 और 15 कितने होते हैं, 79। कितने होते हैं, 79। अपने इनको ऐड कर लेते हैं। 54 और 15 कितने होते हैं, ये होते हैं 69। कितने होते हैं, 69। 69 और 12 कितने हो गए, 81। तो यहाँ 81 प्लस का था या 81 माइनस का था, दोनों कट गए तो कितना बचा, 0। यानी यहाँ से अपने को पता चल गया कि जो सेकंड पोलिनोमियल है वो इससे पूरा पूरा डिविजिबल होगा। बाकी आपको मैंने रख के मान देख रखा है, कहीं भी आपको वैल्यू 0 नहीं मिलेगी। ये मैंने कॉन्सेप्ट बता रखा है कि पोलिनोमियल डिविजिबल बाय पोलिनोमियल या फंक्शन। कोई पोलिनोमियल है, किसी पोलिनोमियल से डिविजिबल होता है तो इट मीन्स वो उसका एक फैक्टर होगा। फैक्टर का मतलब है कि आपको जो भी पोलिनोमियल दे रखा है डिविजिबल है, उसको हमेशा 0 के बराबर रखना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा बन जाए। ये थे स्टूडेंट क्वेश्चन। कुछ नेक्स्ट चैप्टर में जो बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद।